सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद। आज की वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न, और वो भी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना एक नया वेबसाइट लॉन्च किया हुआ है। दोस्तों, जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात आती है तो मैं अपने जानकार लोगों को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ। पहले वो जो ITR फाइल करना और इससे रिलेटेड चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं और हर साल खुद अपना ITR फाइल करते हैं। दूसरे वो जिन्हें इस बारे में बहुत कम जानकारी है, यानी कि मैं कहूँगा 40 to 50% उन्हें नॉलेज है। रादर देन वो लोग यूट्यूब में कई सारी वीडियो सर्च करते हैं, सीखते हैं, किसी जानकार से पूछते हैं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और तीसरे तरह के लोग वो हैं जिन्होंने आज तक कभी अपना ITR खुद से फाइल नहीं किया है। इवन उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की कि वो खुद से इस काम को करें। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि इस बार वो इसको करने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन लास्ट में जब लास्ट डेट का टाइम आता है तो वो फिर अपने किसी साथ वाले को या दोस्त को या फिर किसी कंसल्टेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरा भी ITR आप भर दीजिएगा। तो दोस्तों, इतनी मैं गारंटी देता हूं कि आज की मेरी इस वीडियो को देखने के बाद जो तीसरी कैटेगरी के लोग भी हैं वो भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से और बहुत कम समय पे भर पाएंगे बिना गलतियों के। दोस्तों, मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और एटलीस्ट एक बार इस वीडियो के गो थ्रू हो जाएं। वीडियो पूरी देखने के बाद ही अपना ITR फाइल करने का प्रोसेस शुरू करें। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो वीडियो के लास्ट में मैं अपना नंबर डालूंगा, आप मुझे बेहिचक कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो एग्जांपल लेके चलूँगा वो मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लेके जाऊँगा, और उसमें भी पर्टिकुलरली डिफेंस पर्सनल को मैं फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि अलाउंसेस के मामले में उनके लिए वीडियोस थोड़ी सी क्रिटिकल रहती है। बहरहाल दोस्तों, ये कॉमन वीडियो है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, या फिर आपका अपना कोई खुद का बिजनेस है, और या फिर आप कोई भी काम नहीं करते हैं लेकिन आपके अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत इनकम होती है एज ए इंटरेस्ट, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो एक जनरल वीडियो है, ज़रूर बेनिफिशियरी होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं, हमने इस पर काम कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। मैं ओपन करने से पहले आपको एक छोटा सा आइडिया बता देता हूँ कि कई सारी वीडियोस में आपने सुना होगा कि आपको ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैं कहूँगा कि आपको ITR फाइल करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये जो वेबसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिज़ाइन की है, इसमें आपका सारा का सारा डाटा आपको प्री फिल्ड मिलेगा। आपको पहले से ही इसमें सारा का सारा डाटा मिलेगा, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लेकिन एहतियातन और एज अ प्रोसीजर, अगर आपको आपका फॉर्म 16 मिल गया है तो फॉर्म 16 आप जरूर साथ में रखिए। तो दोस्तों, देखते हैं पहुंचना कैसे हमने। आप सिंपली गूगल में भी अगर इनकम टैक्स लिखकर या इनकम टैक्स ई-फिलिंग लिख के सर्च करेंगे तो आपको इस तरह के सर्च पेज पे लेके जाएगा। इसमें फर्स्ट वाला जो कॉलम आता है इनकम टैक्स india.filing.gov.in, ये पुराना वाला वेबसाइट है। अगर आपको नया वेबसाइट नहीं मिल रहा है, वैसे तो मैं उसका डोमेन आपको भी बताऊंगा, लेकिन नहीं मिल रहा है तो भी आप इस पुराने वाले वेबसाइट में भी क्लिक करेंगे तो इसके होम पेज में ही आपको यहाँ पर www.incometax.gov.in यहाँ पर आपको लिखा हुआ इसके होम पेज में ही मिल जाएगा। होम पेज में क्लिक करते ही आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको ये डायरेक्टली इसका डोमेन चाहिए तो वो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये है दोस्तों नया वेबसाइट, और इसको डिज़ाइन करने का रीज़न क्या है मैं बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ। इसको डिज़ाइन करने का रीज़न है कि बहुत सारी लोगों की बहुत सारी क्वारीज होती हैं। हर आदमी की सैलरी अलग है, डिडक्शंस अलग हैं, इनकम टैक्स अलग कटता है, तो इन सब के सवाल भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँगा, पिछले साल जो मैंने वीडियो बनाया था डिफेंस पर्सनल के लिए इनकम टैक्स फाइल करने का, उसमें बहुत सारी क्वेरीज मुझे आई थी, और क्वेरी कुछ इस तरह की होती है कि सर हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन अभी तक मुझे रिटर्न नहीं मिला, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, मैं उसको ट्रैक कैसे करूं, या फिर उसमें गलती क्या होगी, या किसी को नोटिस आ गया तो नोटिस का रिप्लाई कैसे दूँ, नोटिस देखना कैसे है, या फिर मेरा तो ID और पासवर्ड मुझे पता ही नहीं है, किसी एजेंट ने भरा था तो मैं कैसे उसको रिकवर करूं, या फिर मेरा इनकम टैक्स का पोर्टल है उसमें ईमेल ID और मोबाइल नंबर किसी थर्ड पर्सन का है जिसने मेरा क्रिएट किया था, उसी ने अपना ईमेल ID पासवर्ड डाल दिया। और भी कई सारे सवाल, मुझे कौन सा ITR भरना है, ITR 1 भरना है, 4 भरना है, डिडक्शन मुझे कौन कौन सी लेनी है। जैसे डिफेंस पर्सनल के बारे में कई सारे अलाउंसेस ऐसे हैं जिनके बारे में
बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि इनके डिडक्शन कैसे और कितनी मिलने वाली है। एग्जाम्पल देता हूँ, CI अलाउंस काउंटर इंसर्जेंसी का 9,700 रुपये अगर मिलता है तो उसको कहाँ दिखाना है, डिडक्शन कैसे मिलेगी। या फिर फील्ड अलाउंस मिलता है, सेमी फील्ड, मॉडिफाइड फील्ड, सियाचिन ग्लेशियर में बैठे हुए हैं, बहुत ठंड में -45 डिग्री में, थोड़ा बहुत अलाउंस मिलता है एज ए इंसेंटिव, लेकिन उसका रिबेट कैसे लेना है टैक्स में। इसके अलावा इम्प्राट गए हुए हैं, UN मिशन में कहीं होके आए हैं। तो इस तरह के कई सारे जो अलाउंसेस होते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसका तो कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस तरह के अलाउंसेस को कहाँ दिखाना है, ये क्वेरीज होती हैं। तो इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि इन सारे सवालों के जवाब आपको यहीं एक ही पोर्टल में मिल जाएं। इसके अलावा आपको कई बार 2-3 अलग कामों के लिए अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता था, लेकिन उन सबको कंपाइल करके एक वेबसाइट बनाई गई। सिर्फ इतना सा ही काम है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न पहले फाइल करते थे वैसे ही अभी भी फाइल करेंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। आपको यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करते ही आपसे ये अपना यहाँ पर आपका यूज़र नेम पूछेगा। यूज़र नेम आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड लिंक है तो आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ पैन कार्ड आपने यहाँ पर डालना है। पैन कार्ड टाइप करेंगे। पैन कार्ड डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अगले पेज में आपको यहाँ पर ये आपसे यहाँ पर आपका पासवर्ड पूछेगा। देखिए पासवर्ड टाइप करते ही आपको जो यहाँ पर पहला पेज दिख रहा है, इसमें आपको आपका प्रोफाइल दिखा रहा है कि आपका 75% प्रोफाइल कंप्लीट है। प्लीज़ इस प्रोफाइल को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। कहने का मतलब है आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जो अभी तक छूटी हुई हैं, उनको आपने भर लेना है। ये देखिए अपडेट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल जो अपडेट हो जाएगा। स्किप कर देंगे तो आप सीधे ई फिलिंग वाले पेज में चले जाएंगे। अब आपको जो चीज़ें चाहिए होती है फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS। 26AS क्या होता है कि उसमें पहले से आपके टैक्स की सारी डाटा उसमें पहले से आपको मिलता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होता है। तो उसको देखने का तरीका क्या है, ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और यहाँ से व्यू फॉर्म 26AS इसमें क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा आपके सामने। इसको कंटिन्यू कर देना है। नया विंडो खुलते यहाँ पर आई एग्री और प्रोसीड करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना असेसमेंट ईयर ये सेलेक्ट करना है और यहाँ पर व्यू HTML कर देना है। उसके बाद व्यू डाउनलोड करेंगे तो आपका जो फॉर्म 26AS है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपकी कितनी सैलरी। देखिए मेरा सारा क्रेडिट दिखा रहा है यहाँ पर, ये कितनी सैलरी आपकी, कितना टैक्स कटा हुआ है, कितनी सैलरी बनती है, ये सब दिखाएगा। वापस आप आते हैं अपने ई फिलिंग वाले पेज में, तो यहाँ पर आपने ई फाइल नाउ में क्लिक करना है। अब हम शुरू कर रहे हैं कि कैसे इनकम टैक्स रिटर्न हमने फाइल करना है। तो ई फाइल नाउ में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 21-22 आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सारे ये हाईलाइट नहीं होंगे, हट जाएंगे। देखिए एक चीज़ और बताऊँगा, ये प्री फिल्ड है, पूरा का पूरा डाटा आपको इसमें अंदर भरा हुआ मिलेगा। मोड ऑफ फिलिंग ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है। देखिए अगर आप पहले आपने कोशिश की है भरने की 1-2 दिन पहले और कुछ उसका ड्राफ्ट बना के सेव करके रखा हुआ है तो पहले से ड्राफ्ट है तो रिज्यूम कीजिएगा, अगर ड्राफ्ट नहीं है तो स्टार्ट न्यू फिलिंग कीजिएगा। कौन सा ITR भरना है यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। ITR फॉर्म 1 भरना है आपने। ITR 1 किसके लिए होता है ये भी यहाँ पर आपका लिखा हुआ दिखाई देगा। प्रोसीड विद ITR 1 करेंगे तो अगली लाइन में आपको दिखा देता हूँ, जिसकी इनकम 50 लाख से कम है उसके लिए ITR 1 भरा जाता है, या फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम है तो ITR 1 भरा जाता है। इससे ऊपर के लिए ITR 4 भरा जाता है। तो कॉमन पीपल जिनके लिए वीडियो है वो ITR 1 के दायरे में आ रहे हैं। आगे बढ़ते देखिए सिर्फ 3 स्टेप पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने वाला है पूरा का पूरा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स क्यों फाइल करना चाह रहे हैं, तो मैं बताऊंगा सीधे सीधे आप इसमें क्लिक कर दें, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। इसके अलावा ये जो लिखे हुए ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें लिखा है 1 करोड़ से ज़्यादा आपके करंट अकाउंट्स में पैसा है, या फिर आपने 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन में खर्च किया है, या फिर 1 लाख से ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। तो ये सब चीज़ें ना बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा फॉलो करती हैं। तो अगर एक कॉमन पीपल, एवरेज पीपल के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उनके लिए ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल ही नहीं है। देखिए यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वी हैव प्री फिल्ड रिटर्न बेस्ड इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि आपके सारा डाटा मेरे पास पहले से है और मैं यहाँ पर कॉपी करके लेके आ रहा हूँ। लेके आ गया है सारा मेरा डाटा, जो कुछ भी मेरा है सब डाटा मेरा यहाँ पर आ गया। देखिए
सिर्फ 5 पेज का ये फॉर्म है, ओनली 5 पेजेस का, 5 पेज आपने भरने हैं और उसमें भी हाँ और ना के जवाब देने हैं, क्योंकि डाटा तो ये ऑटोमेटिक लेके आ जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा अर्ली स्टेज में वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरा डाटा प्रीफिल्ड ना हो, तो मैं उसको मैनुअली भर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको। पहले पेज में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरे में ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स टोटल टैक्स लाइबिलिटी। कुछ नहीं करना, इन 5 पेजों को एक एक बार खोल के भर देना है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुका है। पहला पेज आप खोलेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा अंदर आपका प्रोफाइल के बारे में जानकारी, जो आपका पर्सनल डिटेल है वो पूछ रहा है, उसके बाद एड्रेस आ रहा है, उसके बाद देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्लिक कर देंगे। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेके चल रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, एक डिफेंस एम्प्लॉय को लेके चल रहा हूँ मैं। कौन सा फॉर्म भरना चाह रहे हैं? 139(1). अगर आप पहली बार भर रहे हैं, आपने एक बार भर के गलती कर दी है, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें अलग है। पहली बार भर रहे हैं तो 139(1). अगर आप रिवाइज भर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये 5, ठीक है। इस तरह से कई सारी चीज़ें आती हैं। या आपको कोई नोटिस मिला हुआ है, नोटिस के अगेंस्ट भर रहे हैं तो कौन सा नोटिस आपको मिला है, जो नोटिस मिला है उसके अगेंस्ट में आपको ये वाला भर के पुराने वाले का रिसिप्ट नंबर यहाँ पर डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं बल्कि पेन से एक बार हाईलाइट कर दूंगा। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस बार टैक्स चुकाने के 2 तरीके हैं। आप पहले तरीके से चुकाना चाहोगे कि दूसरे, यानी कि दो मेथड हैं। अगर पुराने वाले मेथड से जाना है तो इसी में क्लिक करना है, अगर नए मेथड से जाना है तो इसमें क्लिक करना है। अंतर क्या है? पुराने वाले मेथड में क्या होता है कि अगर आपको 10 लाख रुपए की सैलरी मिलती है तो उसमें से 2.5 लाख रुपए का डिडक्शन आप माइनस करके जो 7.5 लाख रुपया बचता है, उस 7.5 पर आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन नए वाले में, यानी अगर इसमें क्लिक करूंगा तो नए वाले में इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, सीधे के सीधे 10 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कोई भी तरीका आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपको जल्दी है तो आप यूट्यूब में दूसरी वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। तो मैं पुराने वाले तरीके से आपको भर के दिखा रहा हूँ, क्योंकि अप टू 10 लाख 12 लाख तक की सैलरी वालों के लिए पुराना वाला तरीका ही अच्छा है। यहाँ पर बैंक डिटेल आपसे पूछी जा रही है, बैंक की डिटेल आप चेक कर लीजिएगा और इसको टिक कर दीजिए कि बैंक डिटेल के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही आपका पहला पेज फिल हो चुका है, पहला पेज आपका पूरा हो गया। इस तरह चलेंगे दूसरे पेज में। देखिए पहले पेज में इंफॉर्मेशन डालनी है अपनी, दूसरे पेज में आपने अपना इनकम डालना है, जितना भी पैसा आपके पास आता है कहीं से उसका ब्यौरा डाल देना है। ये भी प्रीफिल्ड मिलेगा आपको, ठीक है। अगर नहीं मिलता है कुछ चीज़ें तो आपको मैनुअली भरनी पड़ेंगी। तीसरे में आपने टैक्स का डिडक्शन डाल देना है कि कहाँ कहाँ आपको छूट चाहिए। भाई मुझे तो CI अलाउंस मिलता है तो मेरे को उसमें छूट चाहिए, भाई ये तो नहीं, मुझे HRA मिलता है, HRA मुझे छूट चाहिए, CA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उसमें छूट चाहिए। अगला वाला टैक्स पेड, आपने कितना पैसा दिया या फिर आपके PAO ने कितना पैसा काट लिया, पेमेंट ऑफिस ने, आपके CDA ने कितना पैसा पहले से ही आपका काट लिया, या फिर आपने असेसमेंट करके कुछ दिसंबर या फरवरी तक के महीने में आपने खुद ही सेल्फ एसेस करके एक इनकम टैक्स कटवा लिया है। देखिए टैक्स पेड का डिटेल। चौथा आएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़। बस ये 5 पेज आपने फिल कर देने, उसके बाद इसको सबमिट कर देना। बहुत ही आसान प्रोसेस है। चलते हैं सेकंड कॉलम में, ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए इस कॉलम में आपको सारी की सारी डिटेल्स प्री फिल्ड मिलेंगी, पहले से भरी हुई मिलेंगी। लेकिन हालांकि मैं बहुत अर्ली स्टेज में ITR फाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ भी प्री फिल्ड नहीं मिल रहा है। इसके लिए मुझे यहाँ पर एडिट में क्लिक करना है। इनकेस अगर आपको भी प्री फिल्ड नहीं मिलता तो आप यहाँ पर अपना मैनुअली डाल सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है वी हैव प्री फिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम योर फॉर्म 16, बट मेरा फॉर्म 16 अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है PAO की तरफ से, इसलिए पे एंड अकाउंट ऑफिस की तरफ से, इसलिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ पर एक रफली वैल्यू लेके चलता हूँ कि 7 लाख रुपए की मेरी सालाना इनकम है। इसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स 20,000 रुपये मुझे मिलते हैं और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मुझे 40,000 रुपये मिलता है। तो सब मिला के 7,60,000 मेरी ग्रॉस सैलरी बनती है। अब दोस्तों वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये दो चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स क्या होता है कि ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो आपको सैलरी के अलावा भी आपके एम्प्लॉयर की तरफ से दी जाती हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपको सैलरी के अलावा कंपनी ने या ओनर ने आपको रहने के लिए घर दिया हुआ है, जो रेंट फ्री दिया हुआ है, जिसका वो किराया नहीं लेता है, रेंट फ्री आपको रहने की फैसिलिटी दे रखी है, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स में उसको यहाँ पर मेंशन करना है। मैंने बहुत कम अमाउंट डाला है, ये अमाउंट ज़्यादा हो सकता है,
इसी तरह प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स जो सैलरी के अलावा आपको कुछ मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपने किसी एक जगह पे जॉब छोड़ के दूसरी जगह आपने एम्प्लॉयमेंट लिया है, तो आपको पिछले एम्प्लॉयर के द्वारा जो बची हुई उसकी सारी पेमेंट्स हैं वो सारी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में काउंट की जाती हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे बताता हूँ कि अगर वाइल वर्किंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रिव्यू होते हैं, यानी कि आपकी कंपनी के कुछ टर्म्स कंडीशंस रिव्यू होते हैं जिसकी वजह से कुछ एडिशनल अमाउंट सम ऑफ मनी आपको मिलती है, तो वो आपको प्रॉफिट की तरह एक बोनस की तरह काउंट किया जाता है। दोस्तों डिफेंस पर्सनल का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो उन दोनों के लिए ही ये चीज़ें ज़ीरो रहती हैं, यहाँ पर उनको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सम जो मैं 7 लाख रुपये लेके चल रहा हूँ ये प्रोबेबली 7 की जगह ज़्यादा रहेगा। ऑलमोस्ट ये सैलरी ऊपर नीचे एज़ पर देयर जॉब प्रोफाइल ये ऊपर नीचे हो सकती है। आगे चलेंगे, यहाँ पर कॉलम आता है एग्जम्प्ट अलाउंसेस। इसमें नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा एक पोर्शन है जिसमें आपको जितनी भी डिडक्शन लेनी है, जितना भी आपको टैक्स रिबेट लेना है, रिफंड करवाना है, वो सब यहीं से कनेक्टेड होता है। देखिए आपने यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपको किस चीज़ का रिबेट चाहिए। आपने देखना है कि आपके फॉर्म 16 में आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं जिन पे आपको सैलरी के साथ साथ उसके क्या एलिमेंट्स हैं जिन पे आपको टैक्स पड़ रहा है। जैसे ये है एलटीसी क्लेम। अगर आपने एलटीसी लिया हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू है, तो उसके क्लेम का अमाउंट आपको यहाँ पर जितनी डिडक्शन चाहिए यहाँ पर डालना है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितना एलटीसी में कितना यहाँ पर हमें लागू है और कितनी डिडक्शन में ले सकता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक मेरी जो इससे पहले मैंने वीडियो बना के रखी हुई है उसमें मैंने सारे के सारे जितने भी अलाउंसेस हैं, स्पेशली जब एग्जांपल डिफेंस फोर्सेस का है तो उनके लिए कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो किस किस क्लॉज के अंदर और कितना अमाउंट ऑफ सम उसमें उनको माफ़ किया गया है या फिर उसमें कंसेशन दी गई है, वो सब उसमें मेंशन है। आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपको यहाँ पर साइड में दिखाता हूँ कि इस तरह से मेरा वीडियो है, मेरे चैनल में अवेलेबल है। देखिए मैं अगर इसी की जगह मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे देखिए जैसे मैं आपको ये एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि सेक्शन 10 का 13A और ये है हाउस रेंट अलाउंस, ये है HRA का आपका जितना भी एग्जाम्पशन बनता है वो आपने यहाँ पर डालना है। सपोज मुझे 50,000 रुपीज़, ये मैं एग्जांपल का ले रहा हूँ, HRA में मुझे एग्जेम्प्ट करवाना है, मुझे इतना जो है मुझे HRA साल भर का मिला हुआ है। तो दोस्तों ये सेक्शन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सेक्शन 10 13A में ही आपको HRA का अमाउंट डालना है। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि HRA कौन से सेक्शन में आता है और उसमें कितना अमाउंट, मिनिमम कितना अमाउंट, मैक्सिमम कितना अमाउंट तक आप रिबेट ले सकते हो, वो कहाँ से होता है, इसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपका एक जो डिडक्शन है ये आपने एंटर कर दी है, आपको कोई दूसरी डिडक्शन डालनी है तो यहाँ पर ऐड अनदर करेंगे। ऐड अनदर करने के बाद फिर से वो उसका जो सेक्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि सेक्शन 1014, इस सेक्शन में आपको यहाँ पर ड्रेस अलाउंस जो 10,000 रुपीज़ का अगर आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, तो वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। इसी तरह से कुछ अदर एग्जेम्प्ट अलाउंसेज जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, CI अलाउंस, फील्ड अलाउंस, ग्लेशियर अलाउंस, उन सब के लिए यहाँ पर अलग अलग क्लॉज बने हुए हैं। उनके सामने आपने उसका अमाउंट डाल देना है। आप जो अमाउंट डालते रहेंगे वो यहाँ पर टैली होता रहेगा, उसका सम आपको दिखाई देगा कि कितना आपका सैलरी से डिडक्ट होने वाला। देखिए मेरी टोटल सैलरी 7,60,000 थी, जिसमें से मेरा डिडक्ट मैंने कर लिया 50,000 और 10,000 यानी कि 60,000 माइनस कर दिया, तो अगेन इट इज़ 7 लाख। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेट सैलरी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो पिछले वाले जिस तरीके से हम फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से 50,000 रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हर किसी के लिए पहले से ही रिबेट दी गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अभी मेरी सैलरी पहुंच गई है 6,50,000, तो अभी ये मेरा हेड है जिस पे मुझे टैक्स देना है। दूसरा जो नया वाला जो तरीका है इनकम टैक्स फाइल करने का, जो दूसरा ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते तो आपको ये 650 की जगह पूरा का पूरा 760 का जो अमाउंट है इसमें आपको टैक्स देना पड़ता। हाँ, लेकिन टैक्स स्लैब का टैक्स रेट ऑफ जो टैक्सेस है वो दोनों के लिए अलग अलग है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट जो डिडक्शन का कॉलम है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें 3 तरह की प्रॉपर्टीज़, हाउस प्रॉपर्टीज़ का एग्जाम्पशन होता है। पहला है सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका मतलब है कि आपने अपना मकान आपके पास है और आप उसमें खुद ही रह रहे हैं। तो उस केस में क्या है दोस्तों, सपोज़ आपने अपना मकान बनाने के लिए होम लोन लिया था और होम लोन का अमाउंट था 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपये का आपने होम लोन लिया। तो उसकी जो हर साल की आप किस्तें जमा कर रहे हैं यानी इंटरेस्ट उसको दे रहे हैं। देखिए उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सम। अगर आप 20 लाख रुपए में से एक साल में 3 लाख रुपया जमा कर रहे हैं तो उसमें से हो सकता है पॉसिबली 2 लाख रुपया उसमें आपका हो सकता है कि आपने अपना इंटरेस्ट जमा किया हो उस पूरे 20 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपया आपने सम जमा किया हो। तो अगर आपने 2 लाख रुपया इंटरेस्ट जमा किया तो सिर्फ इंटरेस्ट वाला पोर्शन जो है उसको यहाँ पर आपने मेंशन करना है। तो ये इस वाले कॉलम में आपने डालना है। तो दोस्तों इसमें देखिए इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल यहाँ पर आपने डालना है, और जो उसका कुछ एरियर्स वगैरह आपने पे किया है तो मैं इसके अमाउंट भी डाल देता हूँ। 10,000 रुपीज़ जो मैंने एरियर पे किया है वो भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये दोनों क्लब होके आपके यहाँ पर अभी ये शो नहीं कर रहा है, अदरवाइज जिसको ये यहाँ पर क्लब होके यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों ये है पहला ऑप्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसी में मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड ना होकर आपके पास लेट आउट है, यानी कि आपने अपना मकान रेंट पे दे रखा है, आपके पास मकान है और किराए पे दिया हुआ है, तो उसमें आपने किस तरह से डिडक्शन लेनी है कि ग्रॉस रेंट आपने जो आपने किराएदार से अपने जो पैसा पूरे साल भर का रेंट रिसीव किया है वो आपने यहाँ पर एंट्री करना है। सपोज़ 1,20,000 रुपया आपने जो है आपने रेंट आपका गेनिंग हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ है रेंट से। यहाँ पर आपने दिखाना है कि आपने अपने मकान के लिए जो भी फैसिलिटीज़ यानी कि जो आपको टैक्सेस जो लोकल अथॉरिटीज़ को देने होते हैं वो आपने यहाँ पर डिडक्ट करने हैं। कहने का मतलब है अगर आपका मकान नगर पालिका के क्षेत्र में आता है और आपने पालिका टैक्स के रूप पे कोई भी टैक्स दिया हुआ उस मकान के ऊपर, मैं मान के चलता हूँ कि 1,20,000 का लगभग 10% आपने दिया होगा, तो 12,000 रुपया आपने लोकल अथॉरिटीज़ को रेंट पे किया हुआ है अपने मकान का, जैसे भूमि कर होता है या इस तरह से कुछ और टैक्सेस जो होते हैं जो भी आपने लोकल अथॉरिटी को पे किए हैं। इसके बाद इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पर आपने फिर से वो अमाउंट देना है जो आपने अपने लोन लिया हुआ 20 लाख रुपए का लोन लिया था, उसमें से आपने 2 लाख रुपए का सिर्फ एक साल में इंटरेस्ट पे किया है तो वो यहाँ पर देना है। और ये एरियर्स का 30% जो मैंने पहले भी लिया हुआ था, अभी भी मैं इसको ले लेता हूँ 10,000 रुपीज़। इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। तो दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर सम नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज वो यहाँ पर आपको माइनस में एक सम दिखाएगा। उस माइनस का मतलब है आपको उस आइटम पर डिडक्शन मिल रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप इसको ऐड करेंगे। तो दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में कई सारे सोर्सेज होते हैं। इसमें आपको क्वेश्चनरी टाइप का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, यस और नो करना है। पढ़ते रहिए। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, आपके किसी सेविंग अकाउंट में कुछ अमाउंट ऑफ सम पड़ा हुआ है और साल में उसका जो भी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट होता है 2-3%, 4%, उसके हिसाब से आपको एक इंटरेस्ट उससे मिला हुआ है। अगर मिला है तो यहाँ पे यस करना है और यहाँ पर वो अमाउंट डाल देना है। मैं यहाँ पर रैंडमली 10,000 का अमाउंट डाल रहा हूँ। ये सारे जो फिगर्स हैं वो मेरे में प्रीफिल टाइप के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक बार मैंने इसका ड्राफ्ट ट्राई किया था फिल करने का, तो इसलिए वो प्रीफिल्ड आ रहे हैं। अदरवाइज आप इसको टाइप करके ही आप इसको डालेंगे। मुझे सपोज 10,000 रुपीज़ का इनकम हुआ है इंटरेस्ट से। इसी तरह से मेरा किसी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में कोई मेरा एफडी है, इस तरह का कुछ मेरा भी ट्रांजेक्शन है। यस अगर है तो यस करेंगे और नीचे इसका अमाउंट डालेंगे, अगर नो है तो नो करेंगे। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, मेरे केस में कोई पेंशन नहीं है इसलिए मैंने नो कर रहा हूँ। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, क्या हुआ कि पिछले साल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जब मैंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था तो उस टाइम मेरा जो इनकम टैक्स कटा हुआ था सैलरी में से, वो जितना रिफ़ंड हुआ 45,000 मुझे रिफ़ंड हुआ उसमें से, वो मैंने यहाँ फिल कर दिया। ये नॉन टैक्सेबल इनकम्स है, ये सारी भी जो इनकम है वो नॉन टैक्सेबल है, इनमें कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। इनमें देखिए आपको जानकारी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे देगा। एनी अदर, अगर आपकी कोई और दूसरी इनकम है, कहीं दूसरी जगह से इनकम हुई है तो वो यहाँ आपने मेंशन कर देनी है। डू यू हैव एनी डिविडेंड इनकम, यस और नो।
मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो इस पूरे सेक्शन का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि आपकी सैलरी के अलावा जो भी सोर्सेज से इनकम है उसका सम आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है। 55,000 का मैंने इसमें टोटल अमाउंट जो है डाल दिया है कि मुझे कहीं दूसरी जगह से अदर देन सैलरी मुझे इनकम हुई है। तो अब वो मेरे पिछले वाले सम में जुड़कर 7,05,000 फिर से हो चुका है, जिस पे मुझे टैक्स लगना चाहिए। एग्जम्प्ट इनकम इफ़ एनी अदर, उसका आप यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पर डालेंगे। इसके अलावा कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग फर्स्ट पेज में ही हैं। फर्स्ट पेज अब हमारा सेकंड पेज में है। अब हमारा सेकंड पेज ऑलमोस्ट पूरा हुआ है। 7,05,000 रुपया जो है वो मेरी टैक्सेबल इनकम बन रही है। टोटल इनकम टैक्स डिडक्शन के कॉलम में देखते हैं। टैक्स डिडक्शन के कॉलम में फिर से हमें इस तरह की क्वेश्चनरी मिलती है, आपने यस और नो करना है। देखिए, क्या आपने कभी डोनेशन किया हुआ है? अगर आपने डोनेशन किया हुआ है तो आप यस करेंगे और अमाउंट को यहाँ नहीं फिल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा कि कहाँ पर जाके ये सारे अमाउंट आपके फिल होने वाले हैं। थोड़ा सा आगे जाके एक स्टेप आगे आपको पता चल जाएंगे। मेरे केस में कोई डोनेशन नहीं है, मैं नो कर रहा हूँ। आपने किसी साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट में डोनेशन किया है? नो। आपका 80 GG के अंदर आपने कोई डिडक्शन क्लेम करना है? नो। अब ये देखिए कई सारे क्लॉज हैं डिडक्शन के लिए, इतने सारे क्लॉज हैं कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट कई तरह के सेक्शन के अंडर आपको एग्जाम मिलता है, लेकिन उसमें से कौन सा आपके लिए एलिजिबल है, आप किसके लिए एलिजिबल हैं, ये देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए 80C, ये जो कॉलम आ रहा है 80C का आ रहा है, तो ये सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा डिडक्शन देने वाला एक कॉलम है। इसमें 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट है, आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक। अब ये 1.5 लाख किस किस चीज़ में होता है, मेनली आपको बता दूं कि 80C में कई सारी चीज़ें कवर होती हैं। जो इसके जो मेन एलिमेंट्स है वो हैं, आपका कोई PPF है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, या इस तरह का कुछ और है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा 80C के अंडर, अदरवाइज़ नेट में इजीली यू कैन गेट इट। तो फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। 1,50,000 में पूरा इसमें डिडक्शन ले रहा हूँ। अदरवाइज़ आपके केस में जितना आपका पूरे साल का फंड जमा हुआ है, सपोज़ आपका PPF में सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही हर महीने का कटता है आपका फ़ंड, तो 12 महीने का हुआ 1,20,000, आपको यहाँ पर 1,20,000 ही लिखना है। हाँ, उसके साथ अगर आपने कोई पॉलिसी, इंश्योरेंस, कुछ और काम किया हो तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 80CCD। इसमें देखिए ये होता है NPS, गवर्नमेंट एम्प्लॉई अदर देन डिफेंस फोर्सेज, उनको प्रोविडेंट फंड की जगह NPS की फैसिलिटी दी जाती है। और ये NPS सिविल कंपनियों में भी आजकल चलता है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो उसका NPS अकाउंट वहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर रहता है। तो जिसमें कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि 10% एम्प्लॉय की तरफ से और 10% गवर्नमेंट की तरफ से, अदर 10 और 14। तो अगर आप NPS यूज करते हैं, देखिए मेरा डिफेंस एम्प्लॉई का केस था तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख ले लिया है, मुझे NPS लागू नहीं है। इनकेस अगर का प्रोविडेंट फंड नहीं है और NPS है तो आप NPS वाले को चूज करेंगे। इसी तरह से जितने भी सेक्शन 80D, देखिए सेक्शन 80D होता है मेडिकल से रिगार्डिंग। आपने मेडिकल में कोई खर्चा किया हो, मेडिकल में खर्चा कितने तरह का हो सकता है, आपने कोई मेडिकल की पॉलिसी ले रखी हो, उसके अलावा आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया हो, या फिर आपने एक्सपेंडिचर किया हो किसी बीमारी के इलाज के लिए। आगे चल के देखेंगे। इसको मैं यस करता हूँ। शेड्यूल्ड 80D इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल, आपको ये आगे चल के 80D भरना है, तभी आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। लगभग 55,000 की डिडक्शन इसमें पहले मिल जाती थी। तो इसी तरह से ये जो भी है, टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है? नो। अगर लिया हुआ तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, अगर आपको कोई एनी अदर डिडक्शन चाहिए तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो यस कर रहा हूँ मैं। यस करने से क्या होगा कि मुझे कुछ और इसमें लिंक्स दिख रहे हैं, 80CCC, 80CCD। तो ये सारी चीज़ों को जब हम पढ़ते हुए चले जाएंगे तो देखिए, डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, इसमें भी डिडक्शन मिलता है आपको। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर यहाँ पर कुछ अमाउंट, व्हाट अ गवर्नमेंट, आप डोनेट कर रहे हैं तो आपको उसमें रिबेट मिलता है। देखिए मैं इसको हटाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन इट। द सेकेंड वन इज़ 80TT, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। देखिए इससे पिछले वाले पेज पे हमने भरा हुआ था
कि मुझे 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला था मेरे बैंक में, मेरे अकाउंट में कुछ पैसा डला हुआ था, उसमें मुझे 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला हुआ, तो वो मैं इंटरेस्ट यहाँ पर डाल रहा हूँ। इसकी एक लिमिट है, 10,000 रुपीज़ तक इसकी लिमिट है, उतने तक का आप इसमें रिबेट ले सकते हैं। तो ये मैंने छूट के लिए 10,000 रुपये डाल दिए यहाँ पर। देखिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। इनमें से अगर कोई और कॉलम आपके केस में अगर फुलफ़िल होता है तो आप उसको ज़रूर फिल करेंगे। वेरीफाई और डिडक्शन, जितनी भी डिडक्शन पिछले पेज में हमने डाली हैं हमने उनको वेरीफाई करना है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपये, ये मैंने 80C में डाला हुआ है। अगर गलत है तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ और बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, अगर बिल्कुल ही गलत है तो डिलीट कर सकता हूँ। 80TTA में 10,000 रुपये मैंने सिर्फ ये 2 ही डिडक्शन मैंने अपनी तरफ से डाली, यानी कि 1,60,000 की डिडक्शन मैंने इसमें डाली है। अब इन दोनों के रेफरेंस में मुझे यहाँ पर क्या चीज़ भरनी पड़ेगी, देखिए 80CCD मैंने नहीं लिया है, 80D मैंने वहाँ पर क्लिक किया हुआ है, 80D मैंने क्लिक किया हुआ है, तो मुझे 80D को ओपन करना है। ऐड 80D डिडक्शन, 80D का डिडक्शन मुझे यहाँ पर ऐड करना है। देखिए मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर इस पूरे पेज में जहाँ भी फैमिली लिखा होगा, फैमिली का मतलब है हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, इसमें पेरेंट्स इंक्लूड नहीं हैं। पेरेंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ फैमिली। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स को छोड़ के कोई और आपकी फैमिली में सीनियर सिटीजन है। मेरे केस में नो। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस आपने किसी का लिया है तो यहाँ पर 25,000 की लिमिट होती है, आप उसका क्लेम ले सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यहाँ पर 5,000 मैंने ऑलरेडी पहले फिल किया हुआ था, तो 5,000 का मतलब है कि 5,000 रुपये का मैंने ऐसा हेल्थ चेकअप करवाया जैसे कि किसी भी डिजीज़ के लिए मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था या कोई दूसरा MRI वगैरह, इस तरह कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो भी होते हैं वो करवाए थे। इसके एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम दी डिपार्टमेंट और अदर फ्रॉम गवर्नमेंट। सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, ये सारा आपका हाईलाइटेड नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पर नो कर दिया है। कोई और दूसरा सीनियर सिटीजन नहीं है आपके परिवार में एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स। ये जो दूसरा वाला कॉलम है ये है पेरेंट्स के लिए। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, उनमें से कोई एक जो है वो सीनियर सिटीजन है, तो मैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकता, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं ले सकता। मैं पेरेंट्स के लिए जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता हूँ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले सकता हूँ, मेडिकल एक्सपेंडिचर ले सकता हूँ। मेडिकल एक्सपेंडिचर की लिमिट भी इसमें लगभग 40,000 तक होती है, तो मैं 40,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहा हूँ। तो देखिए इसका हमारे पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ भी इस तरह का होना चाहिए कि या तो आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया हो, उस हॉस्पिटल में ऑनलाइन आपने पेमेंट किया हो, उसका रिसिप्ट आपके पास हो, क्योंकि पहले के ज़माने में बिल वगैरह चलते थे लेकिन अभी ऑनलाइन रिसिप्ट ज़्यादा मांगी जाती है। तो ये 45,000 का रिबेट मुझे इस पूरे पेज पे, इस पूरे सेक्शन पे मुझे मिल रहा है। हम गए थे 80D, 80G हमारे पास नहीं है, ज़रूरत नहीं है। 80GG हमारे पास नहीं है। तो ये वो हाईलाइटेड हैं जिनके लिए मैंने डिडक्शन क्लेम किया था, जिसमें से मैं 80TTA में कर चुका हूँ और 80D में कर चुका हूँ। टोटल डिडक्शन मेरी 2,05,000 रुपये की हो चुकी है। अब मैं इसे कंफर्म करता हूँ, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए मेरा टोटल डिडक्शन का पेज भी कंप्लीट हो चुका है। 7,05,000 मेरी टैक्सेबल इनकम निकल रही थी, उसमें से 2,05,000 मैंने डिडक्शन में डाल दिया है। तो जो रिमेनिंग होगा अब वही मेरा टैक्सेबल इनकम होगा, लेकिन रिमेनिंग जो भी होगा वो 5 लाख से नीचे है। 5 लाख से नीचे होते ही यहाँ पर मेरा टैक्स 0 आने लगा है, क्योंकि इस साल के लास्ट ईयर का जो टैक्स स्लैब था उसमें ये प्रोविज़न था कि 5 लाख से ऊपर के लिए ही टैक्स स्टार्ट होता है। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इस कॉलम में मेडिकल क्लेम नहीं लेता, डिलीट कर देता हूँ, जो 45,000 का मैं ले रहा था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो अब सिर्फ 1,60,000 का मैंने डिडक्शन क्लेम किया है। तो यहाँ पर क्या फिगर बनने वाला था कि 7,05,000 में टैक्सेबल इनकम थी, 1,60,000 मुझे उसमें से रिबेट मिल रहा था, तो टैक्स पेड मेरा 0 है। टोटल टैक्स लायबिलिटी 24,000 की यहाँ पर दिखाई दे रही है। इतना मुझे टैक्स जमा करना है, या मैं कर चुका हूँ, या फिर हो सकता है कि इससे मैं ज़्यादा कर चुका हूँ और उसके लिए मैं ये ITR फाइल कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। टैक्स पेड, टैक्स 0 पे किया हुआ है क्योंकि एक्चुअली
जो मेरे फिगर्स यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं वो मैंने आर्बिट्रेरी लिए हुए हैं। यहाँ पर अगर मेरा ये सारा का सारा डाटा फॉर्म 16 से या 26A से उठाया होता तो यहाँ पर वो ज़रूर डाटा दिखाई देता कि जितना पहले से मेरा टैक्स कट चुका है या जो मैं जमा कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर व्यू योर फॉर्म 26AS कह रहा है। उसको देखने का तरीका मैंने इसी वीडियो में बीच में बता दिया है, आप उसको देख सकते हैं। सो मैं सीधे इसको कंफर्म करता हूँ, मान के चलता हूँ कि मेरा कोई टैक्स अभी तक कटा ही नहीं है। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी मेरी 24,152 रुपीज़ की बनती है। लेकिन अगर मैं इसमें 80D वाला कॉलम अगर मैं अवेल कर रहा होता, 80D वाले कॉलम में मैंने फिर से वो ऐड करके जो मैंने पहले किया था, मैं आपको करके एक बार एग्जाम्पल फिर से दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 5,000 रुपीज़ का क्लेम लिया हुआ था। सीनियर सिटीजन्स में मैंने यस किया था और यहाँ पर मैंने 40,000 का क्लेम लिया था, 45,000 का मैंने क्लेम लिया हुआ था। तो अगर मैं इस वाले परफॉर्मा को आगे लेके चलता जिसमें 2,05,000 का मुझे रिबेट मिल रहा था, तो यहाँ पर मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो बन रही थी। मैंने टैक्स पेड भी ज़ीरो किया है, टैक्स लाइबिलिटी भी ज़ीरो है। अदरवाइज़ अगर मेरे केस में मैं दोबारा से वहीं लेके चलता हूँ आपको, मैं जहाँ था आपको फिर से वहीं लेके चलता हूँ। ये मैं प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये डिडक्शन का फ़र्क कहाँ पड़ता है। मैं दूसरा वाला आपको क्लेम चेंज करके दिखाता हूँ कि मेरा 80C में डिडक्शन सिर्फ 1,00,000 रुपये का अगर मैं ले रहा हूँ। अभी कुछ और करके देखेंगे, इस बार कुछ और करके देखेंगे। तो इट इज़ कंटिन्यू। सो अब मेरा जो टोटल डिडक्शन बनता है 1,55,000 का। अभी आइए फर्स्ट पेज पे देखते हैं। 7,05,000 में से 1,55,000 का मुझे डिडक्शन मिला, तब भी मेरे पास मेरी इनकम 5,50,000 के लगभग बनती है, यानी 5.5 लाख। और 5 लाख से ऊपर होते ही मुझे 25,281 रुपया ITR फाइल करना है, इनकम टैक्स मुझे देना है। अभी देखिए अगर मैंने कुछ पहले से जमा किया होता, यानी कि मेरा साल की सैलरीज है उसमें से कुछ मेरा डिडक्ट हुआ होता, तो देखिए यहाँ पर मेरी डिटेल अगर प्री फिल्ड आई होती तो हो सकता है वो इस फिगर के साथ मिसमैच होती, या ज़्यादा होता है कम होता, और ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही होती है। अगर 24,000 से ज़्यादा होती तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ रिफंड बन रहा होता। देखिए मैं अगर मैं यहाँ पर मैनुअली डालना चाहूँ ऐड अनदर, अगर मैं डालने की कोशिश करूँ, देखिए ये 10 नंबर मांग रहा है। 10 नंबर क्या होता है कि जैसे हम लोगों का इंडिविजुअल का पेन नंबर होता है, वैसे ही हमारे एम्प्लॉयर का जो हमारा पे एंड अकाउंट ऑफिस है या फिर जो कंपनी का मालिक है उसका कंपनी का 10 नंबर होता है, जिसके बेस पे वो हमारे पैन कार्ड से टैक्स डिडक्ट करता है और अपने 10 नंबर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स जमा करता है। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, लिव इट। नेम ऑफ डिडक्टर, मुझे यहाँ पर 2 चीज़ें डालनी है, उसके मुझे यहाँ अमाउंट डालना है कि अगर 30,000 सपोज 40,000 उसने यहाँ से मुझसे अगर टैक्स डिडक्ट कर लिया होता। ये यहाँ पर 10 नंबर मांग रहा है, ये ज़रूरी है, देखते हैं बिना 10 नंबर के क्या ये लेता है या नहीं लेता है। नहीं लेगा, ये एरर दिखा रहा है, इसको लेने वाला नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब एग्जांपल ये है कि अगर 40,000 रुपया टैक्स मैंने पहले ही दे दिया होता तो वो 40,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा होता, और मैं इसको बैक टू समरी में जाऊँगा तो वो 40,000 यहाँ पर दिखता, और अभी मेरा 15,000 रुपया, 40,000 माइनस 25,000, तो मेरा लगभग 15,000 रुपया मुझे रिफ़ंड बन रहा होता, और वो जो रिफ़ंड बनता वो मुझे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता। तो ये इसीलिए हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि हमारे टैक्स में जो टैक्स हमारा होना चाहिए था वो एक्चुअल ना हो के टेंटेटिव होता है, उसको हम फाइनल ईयर के एंड में फाइनली हम उसको डिस्पर्स करते हैं। हम जो उसका ऊपर नीचे जो अमाउंट होता है उसको फिक्स करते हैं। तो देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ये सही वही डाटा है, सारा वही डाटा है जो हमने भरा हुआ है। देखिए टोटल टैक्स 25,281 रुपये का मुझे ये टैक्स पड़ रहा है। अब मुझे इस केस में क्या होगा कि मुझे कंफर्म करते ही वो बोलेंगे कि बोला जाएगा कि आप टैक्स जमा कीजिए, जितना भी बनता है उसे आप जमा कीजिए। देखिए प्रोसीड करूँगा तो मुझे ऑनलाइन उतना टैक्स पे करना है। अब ये पे क्यों करना है ये आपको मैं दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा टोटल टैक्स पेड के कॉलम में 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये 0 नहीं होता तो मुझे पैसा मिल रहा होता। अगर मैं पे नाउ करूँगा तो अभी मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा ऑनलाइन पेमेंट की।
तो देखिए इसे मुझे वो अभी पे करने के बोल रहा है, तो मैं इसको वापस रिवर्ट कर देता हूँ। जो कुछ मैंने चेंज किए थे मैं उसको वापस से फिर से वही कर देता हूँ, ताकि मुझे टैक्स पे करने के लिए एटलीस्ट ना बोला जाए। इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला है। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लेंदी हो रही है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कंफर्म। अभी देखिए अब मुझे ये टैक्स 0 बता रहा है, तो अब अगर मैं प्रोसीड करता हूँ, बस हमारा इनकम टैक्स रिटर्न भर चुका है। अब हमें सिर्फ कंफर्म करना है और वेरीफाई करना है। देखिए इसमें 2 स्टेप होते हैं, बताऊंगा। पहला स्टेप भरने का था, भर चुके हैं। दूसरा स्टेप कंफर्म करने का है और तीसरा है वेरीफाई करने का। तो यहाँ पर सब कुछ 0 है, मुझे अमाउंट पेएबल भी 0 है, मुझे कुछ रिटर्न भी नहीं आने वाला है। प्रीव्यू रिटर्न की बात कर रहा है, तो प्रीव्यू रिटर्न करते ही देखिए यहाँ पर क्या आता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। ये ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर आपने टिक करना है और यहाँ पर लिख देना है नाम। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ये प्रीफिल्ड आ रहा है। यहाँ पर फादर नेम लिख देना है, यहाँ पर सेल्फ लिख देना है। फादर नेम की जगह अपने फादर का नाम लिखना है। पैन कार्ड नंबर इसमें आता है। और बस इतना सा करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू। प्रोसीड टू प्रीव्यू करते ही आपका पूरा का पूरा जो आपका फॉर्म भरा गया है, जितना भी आपका सैलरी अमाउंट डिडक्शन सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई देंगी। आराम से तसल्ली से इसको देखिए, पढ़िए। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम सही हैं, तभी इसके एंड में आके प्रोसीड टू वैलिडेट करना है। प्रोसीड टू वैलिडेट करने के बाद एरर 1 फाउंड, प्लीज़ रेक्टिफाई द एरर। देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आने में आपको ये यहाँ पर एरर्स दिखाएगा, और एरर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर तरफ या में इसमें क्लिक करना है। और ये देखिए डिविडेंड जो इनकम है, ये बोल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ आप भर के दीजिए भाई, कुछ अमाउंट डालिए। तो मेरा कोई डिविडेंड इनकम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 0 भर देता हूँ। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कॉलम में कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए वो आपसे बोलता है कि इसको पूरा करके दो। अभी भी एक एरर दिखा रहा है, ये एरर वही है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने मैनुअली भरे हुए हैं, तो ये एरर आपके केस में नहीं आएगा। आता भी है तो इसको खोल के आपने उसे रेक्टिफाई करना है। लास्ट इसके बाद क्या होता है कि जब ये सबमिट हो जाएगा, उसके बाद वेरीफाई द सबमिट, यानी कि इसको ई वेरीफाई करना है। सबसे ईजी है। ई वेरीफाई के 2-3 ऑप्शन देता है, वो मैं अभी इससे आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन बता देता हूँ। सिर्फ एक स्टेप बचा हुआ, बहुत आसान है। जिस तरह पिछले साल तक हम लोग करते थे कि आधार जिस मोबाइल नंबर में आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, उसमें एक OTP आता है। वो OTP आपने एंट्री करना है और आपका जो रिटर्न है वो ई वेरीफाई हो जाएगा। इसके 2-3 ऑप्शन है। एक तो आप इंस्टेंटली ई वेरीफाई कर दीजिए, एक आप अगले 120 दिनों के अंदर ई वेरीफाई कीजिए, या फिर आप ऑफलाइन ई वेरीफाई ऑफलाइन वेरीफाई कीजिए। तो इनमें से जो भी तरीका आपको सही लगता हो उससे ई वेरीफाई कर सकते हैं। इट इज़ अ सिंपल थिंग। अदरवाइज इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रीफली डिस्कस ऑन इट। सो दिस वाज अ कंप्लीट प्रोसेस हाउ टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों एक अनुरोध करूँगा, खासकर ये वीडियो डिफेंस पर्सनल के लिए थी, उनसे खासकर हाथ जोड़ कर अनुरोध करूँगा कि इस साल वो वीडियोस देखें, थोड़ा सा अपने पर्सनल वेलफेयर के लिए टाइम निकालें और अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फाइल करें। ये लाइन मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि कई तरह के फ्रॉड्स जो एजेंट्स आपके साथ कर लेते हैं और उसका फालतू का पैसा आपसे जो ऐंठ लेते हैं, बहुत कम टाइम लगता है, हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं। कुछ नया सीखने को मिलता है और इसमें गलत कुछ भी नहीं होने वाला है। गलत होता है तो तमाम सारे रास्ते हैं, उनको दोबारा से रेक्टिफाई किया जा सकता है। अपनी डिटेल्स को अच्छे से पर्टिकुलर से अच्छे से पढ़ के और समझ के भरें, टैक्स की चोरी ना करें। और इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इस तरह की और भी आगे वीडियोस में बनाता रहूँगा, डिपेंडिंग अपॉन मुझे रिस्पांस कैसा मिलता है। अगर मेरे दोस्त मेरे भाई लोग मेरे चैनल को अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं लगातार इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।